नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 29 जून को आई जांच रिपोर्ट में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। सीएमओ ने बताया कि जो 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनमें से 2 व्यक्ति कोमल कॉलोनी पलनी, 1 व्यक्ति हाफिजपुर आजमगढ़, 1 व्यक्ति नौरसिया लालगंज का तथा 1 व्यक्ति तरवा आजमगढ़ का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक 230 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान में समय में 56 एक्टिव केस हैं। 167 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 56 एक्टिव केस में से 35 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में, 18 मरीज को L3 अस्पताल मेडिकल कॉलेज चक्रपांतपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ और 2 मरीज को इलाज के लिए BHU वाराणसी रेफर किया गया है। आजमगढ़ में लाइफलाइन हॉस्पिटल में कोविड-19 के मामले को लेकर दोनों पक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और 2 सामाजिक संगठनों तथा कतिपय पत्रकारों की तरफ से जर्नलिस्ट क्लब फिलहाल आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 29 जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां लाइफलाइन हॉस्पिटल के खिलाफ भ्रामक प्रचार किए जाने वाले इन संगठनों के खिलाफ जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर विधिक कार्रवाई की मांग की, वहीं जर्नलिस्ट क्लब ने इस अस्पताल प्रबंधन से डटकर मुकाबला करने की बात कही और कहा कि मौजूदा समय में आईएमए ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, जिसे कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं और ऐसे माहौल में कुछ सामाजिक संगठन और कुछ सोशल मीडिया से जुड़े लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इससे डॉक्टर की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ प्रशासन यदि विधिक कार्रवाई नहीं करेगा तो वह अपनी चिकित्सा सेवा शीघ्र ही ठप कर देंगे। डीएम से मैंने बात किया है कि इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है डॉक्टरों के ऊपर। अगर इस प्रकार की स्थिति चलेगी, हमारा डॉक्टर भयग्रस्त रहेगा, तो हम चिकित्सा सेवा को बिल्कुल ठप कर देंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, राज्यपाल से मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से मांगे, राष्ट्रपति से मांग करेंगे, हमारे प्रदेश के आईएमए को लाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के हित को अहित नहीं होने देंगे। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने आईएमए के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह नगर का लाइफलाइन हॉस्पिटल कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन कर रहा है और प्रशासनिक पकड़ का लाभ लेकर पक्षपात किया जा रहा है, इस मामले को लेकर संगठन आखिरी दम तक इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगा। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद शहर का हॉस्पिटल है और हम लोग मानते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में उसका काम भी ठीक है, किंतु सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं, उन मानकों को लेकर के सवाल उठा है। और सवाल ये उठा है कि कोविड की जांच, वहाँ पर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनकी हुई कि नहीं हुई, वहाँ से कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन हॉस्पिटल नहीं कर रहा है। अब सवाल इस साल यहाँ संचालित हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि उनके जो संचालित हो रहे हैं अस्पताल, क्या वो मानक को पूरा करते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि आजमगढ़ के जितने भी ये अस्पताल संचालित हो रहे हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर वो मानकों को बिना पूरा किए हुए स्वास्थ्य विभाग में पैसे दे करके और किस तरीके से वो चला रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल और मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम पत्रकारों का दायित्व है और हम अपने दायित्व को बिल्कुल बखूबी निर्वहन करेंगे और पूरा करेंगे। आजमगढ़ जिले के रौनापार क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित परिवार ने डीएम को ज्ञापन सौंप बच्चे को बेचने का आरोप लगाते हुए रिश्तेदार पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि ट्रक चालकों की चेन ने 18 साल बाद युवक को अपने मां से मिलवाया।
आजमगढ़ जिले के 12 साल के बच्चे को उसके एक रिश्तेदार ने काम दिलाने के नाम पर चंडीगढ़ में 80,000 में बेच दिया था। लॉकडाउन में ट्रक चालकों ने एक दूसरे की मदद से उसे घर पहुंचाया। 18 साल के वनवास के दौरान एक हादसे में युवक का एक हाथ भी कट गया। पीड़ित परिवार अब उस रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। आजमगढ़ के रौना पार के हाजीपुर रामनगर कुकरौची गांव निवासी मैनेजर यादव के 7 बेटे बेटी हैं। संत कबीर नगर के एक रिश्तेदार ने नौकरी दिलाने के लिए 12 साल के राम विजय को साथ ले गया, लेकिन रिश्तेदार कुछ दिन बाद गांव लौटकर बताया कि राम विजय रास्ते से ही भाग गया। गरीब माँ बाप को गहरा सदमा लगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिन का इंतजार किया और रो धोकर मौन साध लिए, लेकिन 18 साल के वनवास के दौरान राम विजय ने कई यातनाएं झेली, फिर ट्रक चालकों की मदद से अपने घर पहुंच सका। अब पीड़ित परिवार उस रिश्तेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि हो सकता है वह और लोगों के बच्चों को भी ले जाकर बेच दिया हो, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। बस यही चाहता हूँ कि मतलब ले गए हो तो गलती किए ही हैं, फिर ऐसे मतलब पता नहीं हमारे भाई के साथ किए कि कितने लोगों के साथ किए हैं, बहुत लोगों के साथ किए होंगे, तो मतलब न्याय मिलना चाहिए इनके ऊपर की। और कुछ ऐसा माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा ने मानदेय और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पीएम, सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन आजमगढ़ डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महासभा के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 6 माह से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत 3,50,000 शिक्षक मानदेय नहीं मिलने से भुखमरी के शिकार हो गए हैं। इस संबंध में कई बार प्रदेश सरकार को अवगत कराते हुए आर्थिक पैकेज की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ सरकार लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक समाज रोजी रोटी के साथ ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। महासभा ने ज्ञापन सौंप मांग किया है कि शिक्षकों का मानदेय दिया जाए या फिर विलंब होने की दशा में प्रत्येक शिक्षक को 15,000 राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। 10 जुलाई तक मांग पूरी नहीं हुई तो वित्त विहीन शिक्षक समाज बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। लोगों को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय और उनको राहत पैकेज दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से क्या आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 4 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिनों से कोविड-19 का कोई भी पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ, इसलिए 4 क्षेत्रों के हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई। इसमें राजभर बस्ती ग्राम रानीपुर बूढ़नपुर, शहर का मोहल्ला सीताराम और आसिफगंज, राजस्व ग्राम महावत गढ़सगड़ी तथा गांगेपुर जहदर ग्राम गांगेपुर मठिया सगड़ी तहसील शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, मॉल, रेस्टोरेंट को खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों और शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जिले के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ठेले व रिक्शे पर बाइक रख और ट्रैक्टर चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय से जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने ट्रैक्टर चलाकर तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने ठेले व रिक्शे पर मोटरसाइकिल को लाद कर प्रदर्शन करते हुए नगर के विभिन्न इलाकों में जुलूस निकाला। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निचले स्तर पर होने के बावजूद सरकार मूल्य वृद्धि कर जनता का शोषण कर रही है। यहां तक कि सरकार ने किसानों के बारे में भी नहीं सोचा। किसान ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों की जुताई करता है, उसे भी डीजल खरीदना पड़ता है। गरीब किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकार जब तक पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगाती, तब तक कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कम हो चुका है, उसके बावजूद भी 3 गुने दाम पर तेल बेचने का काम कर रही है। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इसने राजस्व कलेक्शन किया है, आरबीआई के रिजर्व फंड को भी ले लिया है, तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया है। उसके बावजूद भी हमारा देश आर्थिक मंदी के कगार पर है। हमारी ये मांग है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम सस्ता है तो देश की जनता को, देश के किसान को, नौजवान को, गरीब को पेट्रोल डीजल सस्ते दर पर मिलना चाहिए। सबसे इस समय किसान की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान को डीजल की है। उसकी निराई के लिए, बुआई के लिए, रोपाई के लिए महंगा डीजल, पेट्रोल से भी इतिहास में पहली बार पेट्रोल से भी महंगा डीजल हुआ है। किसान कहाँ से डीजल खरीदेगा, कैसे अपनी खेती करेगा, कैसे अपनी बुआई करेगा? इसलिए आज हम लोगों ने ट्रैक्टर पर यह प्रदर्शन किया है ताकि देश की गूंगी की बड़ी सरकार के दिल दिमाग में आए कि जिस डीजल को तुमने महंगा किया है वह डीजल गाँव का गरीब किसान भी प्रयोग में लाता है और उसी के की गई पैदावार से पूरे देश को भोजन मिलता है। तुमने उसका भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हमने ट्रैक्टर पर प्रदर्शन किया। फर्जी रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप लगाते हुए अतरौलिया के खानपुर फतेहपुर गांव निवासी ने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त कराने और दोषियों को दंडित किए जाने के साथ ही अपने परिवार व जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि उसका अराजी गाटा संख्या 202 रकबा 0.737 हेक्टेयर व गाटा संख्या 345 रकबा 0.8160 हेक्टेयर और गाटा संख्या 346 रकबा 1.7550 हेक्टेयर आजमगढ़ फैजा राजमार्ग और उसके आसपास स्थित है। इस पर पीड़ित और उसके भाई लालजी सिंह सह खातेदार काबिज हैं। पीड़ित ने अपने जीवन पर 9 कमरे का पक्का निर्माण कराया है। पीड़ित के हिस्से पर अंबेडकर नगर के एक व्यक्ति ने विद्यालय निर्माण कराने के लिए भूमि की रजिस्ट्री करने का प्रस्ताव रखा था। पीड़ित ने प्रस्ताव से इनकार कर दिया। आरोप है कि उस व्यक्ति ने साजिश के तहत लगभग 7.5 बीघा भूमि धन बल से प्रभाव में किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी रूप से खड़ा कराकर फर्जी आधार कार्ड लगाकर 17 जून को बैनामा करा लिया। पीड़ित ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फर्जी रजिस्ट्री की जांच कराकर उसे निरस्त कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फर्जी बैनामा करा लिए हैं कुछ लोग मिल करके। कैसे करा लिए? क्या फर्जी व्यक्ति खड़ा करके, मेरे नाम का फर्जी व्यक्ति खड़ा करके बैनामा करा लिए हैं। हाँ। कितना बैनामा कराए? करीब 7.5 बीघा का मामला है। कौन फर्जी बैनामा कराया? संजय सिंह हैं और एक हैं, वो क्या नाम है, रितेश पांडे। 7 लोग उसमें बैनामेदार हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ। आजमगढ़ रोडवेज परिसर पर 25 जून को गोली लगने से घायल संविदा कर्मी को दरअसल खुद के अवैध असलहे से गोली लगी थी। इस बात की जानकारी एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने दी। अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी सत्यनारायण पांडे रोडवेज में कंडक्टर है, उसे 25 जून की रात गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में पता चला कि जो उसे चोट लगी है बिल्कुल नज़दीक से गोली लगी है। शक के आधार पर पुलिस ने घायल से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि उसने अपने पास कट्टा रखा था जो अचानक चल गया। इस मामले में पुलिस ने अवैध असलहा बरामद करने के साथ ही जिसने उसे असलहा दिया था यानी कि उसका भतीजा सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक संविदा पे ड्राइवर है रोडवेज में, उसके हिप पे गोली लगी। जब उसको ले गया हॉस्पिटल तो ब्लैकनिंग आई, लेकिन जो वो लड़का जो ड्राइवर स्टोरी बता रहा था कि वो वर्कशॉप में, बस स्टैंड में वर्कशॉप में पीछे कुंडी लगा के सो रहा था तो किसी ने खिड़की से मारा, कट्टे से मारा है, उसको गोली लगी है। जब उससे पूछा कि भाई किससे तुम्हारी रंजिश है, तो बताया हमारी रंजिश किसी से नहीं है, ना हमको किसी पे डाउट है। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन जब डॉक्टर से उसकी फॉरेंसिक कराई गई तो पता चला कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की इंजरी है और जिस तरह की ब्लैकनिंग आई है वो एकदम नज़दीक से ही हो सकता है। बाद में हम लोग को डाउट होने लगा कि निश्चित रूप से इससे खुद ही ये गोली चली है। बाद में उसको साइकोलॉजिकली हम लोग इंट्रोगेट करते रहे और उसने कन्फेस किया कि हम कट्टा रखे हुए थे और कट्टे की वजह से ये अचानक जो है फायर हो गया, मैंने हिप पे लग गया। फिर जा कर के उसने कट्टा बरामद कराया। कट्टा जिससे लिया था उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो उसका भतीजा, उसी ने कट्टा दिया था। और जिस रात ये गोली लगी थी, ये जब भतीजा उसको देखने के लिए गया था तो उसने ये भी बताया था कि हमने से गलती हो गई, लेकिन चूँकि पुलिस को गुमराह कर रहा था, कहानी बार बार बदल रहा था,
इसलिए उसको भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और ये जिसने कट्टा सप्लाई की उसका भतीजा इसको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कोविड केयर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। कोरोना से संबंधित लगे हुए पोस्टर का भी अवलोकन किया। डीएम ने इस दौरान सभी समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि कोविड केयर हेल्प डेस्क के खोलने की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालयों में कोविड केयर हेल्प डेस्क बनाकर उन पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं और कोविड केयर हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं, जिससे कि आने वालों का थर्मल स्कैनिंग व हाथों को सैनिटाइज कराया जा सके। साथ ही आगंतुकों का रजिस्टर में नाम व पता दर्ज करें।